जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में। मैं संजीव ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी साथियों। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे साथियों। तो साथियों, इस श्रृंखला में जो भारत का व विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, इसके अंतर्गत साथियों हमने 3 क्लास आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं साथियों, जिनमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है साथियों। तो उससे कि इसी के देख कर मैं आगे अपनी क्लास को कह सकता हूँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। और साथियों, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसके पहले हमारी 3 क्लास आपको यूट्यूब पर दे दी गई हैं साथियों। ज्ञान आरबीएल ऐप पर जो भी साथी कह सकते हैं कि हमारे इस जो 3 क्लासें ना देखी हो, तो उसके लिए आप हमारी ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और उस पर आप कह सकते हैं कि पूरी प्लेलिस्ट में जो क्लासें पड़ी हुई हैं, आप अपना अच्छे से सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। और ये क्लास आपके यूपी पुलिस के कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी, याद रखना है। तो हमारी ये श्रृंखला जो पीडीएफ है, या कह सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट पूरी बनाई गई है, तो हम आपको बताएं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो भी साथी रीजनिंग का जो से कथन तर्क, कथन निष्कर्ष और कथन कार्रवाई या कथन पूर्वधारणा वाला टॉपिक जिनका कमज़ोर है साथियों, अधिकतर बच्चों का कमज़ोर रहता है, तो वो यहाँ पे जाके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद या ये स्टैटिक जीके या जीके का पूरा पोर्शन है, प्लेलिस्ट है साथियों हमारी। और यूपी पुलिस में जैसे ऑपरेटर के लिए भी क्लासें पड़ी हुई हैं। और संपूर्ण हिंदी जैसे यूपीएसआई का साथियों पूरा सॉल्व पेपर पड़ा 2021 का, और जैसे हिंदी का हो गया, इसके लिए आप इसको क्लास को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और जो भी साथी स्टैटिक जीके का पोर्शन जिनका कमज़ोर है, तो वो लोग कह सकते हैं ये हमारी जो पीडीएफ है साथियों ज्ञान आरवीएल ऐप पर आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं साथियों। और कह सकते हैं हमारे कुछ जो कोर्स चल रहे हैं हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर साथियों, तो जैसे स्टैटिक जीके का हो गया, और साइंस जो है स्पेशल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट हेड ऑपरेटर के लिए है। और हमारा सफलता 2.0 जो बैच है साथियों, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है साथियों, जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक के लिए है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कह सकते हैं चलाया जा रहा है साथियों। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो ई बुक है हमारी, ये भी हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। तथा समर्पण बैच भी हमारा जो ये रेडियो ऑपरेटर के लिए है साथियों। तो कह सकते हैं हम इसी के साथ आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं साथियों। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सब टॉपिक है साथियों, ये हमने पूरा कवर किया। यहाँ से हमने इन क्वेश्चन को कह सकते हैं डिस्कस किया हुआ है, जो भी आगे की हम 3 क्लास दे चुके हैं। तो ये कह सकते हैं इसमें विश्व के भूगोल के अंतर्गत ये क्वेश्चन थे साथियों, जो भी आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हों, उनको हमने डिस्कस किया हुआ था। तो कह सकते हैं इसी के साथ अब हम अपनी जैसे ये जो हमारा टॉपिक कह सकते हैं चौथी क्लास होगी साथियों, ये भी हमने सब क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होगा, कह सकते हैं हमने 110 क्वेश्चन तक आपको करवा दिए थे साथियों। तो इसी के आगे जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में जो तीसरा पार्ट था, उसमें हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कराया हुआ था कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है साथियों। तो हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था। इसी के आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं साथियों। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा साथियों, कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के बर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन ये है साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी घाट जो है किस प्रकार के बर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो अग्रभाग, स्तरीय, पर्वतीय व संवहनी। तो पश्चिमी घाट पर्वतीय है, ठीक है साथियों। कैसा? पर्वतीय, याद रखना। ये पूरा पश्चिमी घाट है साथियों, जैसे गुजरात से लेकर सीधा यहाँ तक कह सकते हैं कि तमिलनाडु तक, गुजरात, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक, गोवा है ना, और गोवा कर्नाटक, और कह सकते हैं केरला, तमिलनाडु, यहाँ तक है साथियों। तो मैं बताऊं कि जो हमारा पहला ये क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये हो जाए कि पश्चिमी घाट जो पर्वतीय बर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। बाष्प भरी मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तथा ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। पश्चिम घाट के उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ठीक है, याद रखना है। तो अगला जो क्वेश्चन है साथियों हमारा, वो ये हो जाएगा कि भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश
दो राज्यों की राजधानी भी है। तो साथियों जो चंडीगढ़ है साथियों, ये हरियाणा की भी है, ठीक है, हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है साथियों, है ना, पंजाब। तो कह सकते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है साथियों, याद रखना है। जबकि मैं ये पौंडीचेरी की बात करूं तो ये 2006 में इसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया है, याद रखना है, ठीक है। और अभी जैसे नारी शक्ति बंधन विधेयक आया है साथियों, तो उसमें ये कहा गया है कि पुदुचेरी जो विधानसभा है यहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होगा। राज्यसभा में भी ये कह सकते हैं, राज्यसभा में भी ये कह सकते हैं नारी शक्ति बंधन जो है वो लागू नहीं होगा। तो पुदुचेरी विधानसभा में नहीं होगा, याद रखना है। जबकि हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, पुदुचेरी, J&K, है ना, और कह सकते हैं जो दिल्ली, ठीक है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कह सकते हैं कि विधानसभा है वर्तमान में। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ हरियाणा की भी हो जाएगी, पंजाब की भी हो जाएगी और चंडीगढ़ की भी हो जाएगी। जबकि दिल्ली तो पता ही है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से CM है, तो याद रखना है, ठीक है। तो साथियों जैसे अगला जैसे ये है कि चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्ब्यूजर थे। तो कौन थे? ली कार्ब्यूजर यहाँ के वास्तुकार थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है IWT। IWT का मतलब होता है कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? तो सिंधु जल समझौता जो है सिंधु, चिनाब और झेलम के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? सिंधु, चिनाब और झेलम के बीच हुआ था, ठीक है। ये UPSI एवं ASI 2018 में आया था साथियों। तो जैसे यहाँ पे ये है कि सिंधु जल संधि पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके से? भारत और पाकिस्तान की संधि हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक, किसने? विश्व बैंक, या तत्कालीन उस समय विश्व बैंक को कह सकते हैं पुनर्निर्माण विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते थे, ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते के अनुसार 3 पश्चिमी नदियां, तो पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को, जबकि 3 पूर्वी नदियां, तो ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया था। तो याद रखना है, यदि पूर्वी नदियां पूछ ले तो कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज, याद रखना है। नेक्स्ट है पूर्वांचल पर्वत जो श्रृंखला है साथियों, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला, है ना, भारत और दूसरे देश के बीच सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह दूसरा देश है? तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो ये पूर्वांचल ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला जो है ये म्यांमार के साथ है। किसके साथ? म्यांमार या बर्मा जिसे कहते हैं, ठीक है। म्यांमार के साथ हमारे भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य कह सकते हैं कि म्यांमार से सीमा लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की राजधानी कह सकते हैं नापीता है। क्या है? नापीताओ, ठीक है, नापीताओ। जबकि म्यांमार की बात करें, म्यांमार में जो मुद्रा है वो क्यात चलती है, क्यात मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? क्यात। और याद रखना है इसकी संसद को पिथु हलुतो कहते हैं, पिथु हलुतो, पिथु हलुतो बोलते हैं म्यांमार की संसद को, याद रखेंगे। और अब मैं बात करूं कि नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी, काठमांडू। और कह सकते हैं नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत, है ना। जबकि मैं बात करूं कि जो नेपाल है, नेपाल में मुद्रा रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया चलता है। यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अगला जैसे बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। क्या नाम है? शेख हसीना, ठीक है। इन्हीं के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, तो उन्हीं को बांग्लादेश का पिता, संस्थापक या जनक बोलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं ये, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। मुजीबुर रहमान जो हैं साथी उन्हीं की पुत्री हैं ये शेख हसीना, ठीक है। और इन्हें बंग बंधु के नाम से जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहते हैं? बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी ढाका हो जाएगी, ढाका, ठीक है, ढाका। जबकि मुद्रा की बात करें तो टका है। कौन सी मुद्रा है? टका चलता है यहाँ पर, ठीक है। और बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, याद रखना है।
अगला है चीन। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं साथियों। कौन है? शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। बीजिंग। बीजिंग जो है इसका पुराना नाम पीकिंग है। क्या है? पीकिंग। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग है साथियों। ठीक है। और चीन में जो मुद्रा है वो रेन मिनबी चलती है। रेन मिनबी। इसे युआन भी कहते हैं। युआन। ठीक है। तो पहले युआन चलता था, उसके स्थान पे कह सकते हैं 2017 में रेन मिनबी स्थापित की गई है। ठीक है। तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला बताई तो म्यांमार। तो म्यांमार से हमारे भारत के कह सकते हैं 4 राज्य सीमा लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ म्यांमार है साथियों। ये पटकाई की पहाड़ियाँ भी हैं, म्यांमार से सीमा लगाती हैं, याद रखना है। तो कह सकते हैं भारत म्यांमार जो भारत है, नहीं म्यांमार भारत एवं चीन के मध्य पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला एक अवरोधक का कार्य करता है। म्यांमार भारत को पटकाई पर्वत श्रृंखला, घने जंगलों तथा बंगाल की खाड़ी ने अलग कर रखा है। ठीक है। और कह सकते हैं कि ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। याद रखना है, अधिनियम 1935 का है और कब 37 में किया गया था। अगला है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि 1 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है साथियों। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3 डेटें हैं साथियों। तो कह सकते हैं कि भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग होके, ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गया एमपी से अलग होके। जबकि 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है। कौन? उत्तराखंड यूके, ये 27वां राज्य बनता है। और उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके, कितने? 13 पर्वतीय जिले थे उत्तर प्रदेश के, 13 पर्वतीय जो जिले थे, ये 27वां राज्य बनता उत्तराखंड 9 नवंबर को। जबकि 15 नवंबर को झारखंड। कौन? झारखंड। जो झारखंड है ये साथियों कह सकते हैं 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर, किससे? बिहार से अलग करके भारत का कह सकते हैं 28वां राज्य बनता है। तो कह सकते हैं 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य एमपी से अलग होके, 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड बना 9 नवंबर को। ठीक है। 27वां राज्य भारत का यूके। जबकि 15 नवंबर को कह सकते हैं ये बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। झारखंड 28वां राज्य। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, इसलिए 15 नवंबर को हुआ था। और ये कैसे सन हो जाएगा 2000। कब? सन पूरा 2000। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है। और सन कौन सा हो जाएगा? सन हो जाएगा 2000। याद रखना है कब? 2000 में। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, ठीक, कौन सा? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तराखंड यूके, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके। और 15 नवंबर को कह सकते हैं कि झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है साथियों। तो कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान अस्तित्व में कब आया। तो यूपी अपने वर्तमान अस्तित्व में कब आया। तो वर्तमान जो अस्तित्व है साथियों, तो वो कब से है? अस्तित्व जो वर्तमान में अपना उत्तर प्रदेश है, तो वर्तमान अस्तित्व में आया था 9 नवंबर 2000, क्योंकि 9 नवंबर 2000 से उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान अस्तित्व में है। याद रखना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है 28 जनवरी 2019 को। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काट कर बनाए 13 पर्वतीय जिले थे साथियों। ठीक है। भारत का 27वां राज्य वन है। इसकी राजधानी देहरादून है। अब इसकी नई राजधानी साथियों एक और है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बन गई है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। गैरसैंण याद रखना है। ठीक है। और कह सकते हैं कि 4 धाम जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। तो साथियों सीधा सीधा है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। किसमें? एमपी में सबसे अधिक वन है। और जबकि प्रतिशत में पूछे जाएं तो ये तो क्षेत्रफल में हो गए, क्षेत्र में। जबकि प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम हो जाए। कौन हो जाएगा? मिजोरम। ये 2021 की जो कह सकते हैं साथियों वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार है। अब मैं बात करूं कि हाँ किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वन स्थिति है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा साथियों।
जैसे यहाँ पर वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, और अन्य जैसे मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है साथियों? तो इंदिरा पॉइंट इन देशों के पूछा गया है, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नेपाल। तो साथियों ये कह सकते हैं कि मलेशिया के पास है। किसके पास है? मलेशिया, याद रखना है। तो पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसे इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का सबसे कह सकते हैं दक्षिणी बिंदु है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निकटतम देश मलेशिया है, ठीक है, जिसकी दूरी 946 किलोमीटर है, और जबकि बांग्लादेश की दूरी 1915 किलोमीटर है। तो मलेशिया की 946 है, बांग्लादेश की 1915 किलोमीटर है, और इंडोनेशिया की जो दूरी है वो 2382 किलोमीटर है। कितनी है? 2382 किलोमीटर है, और नेपाल की दूरी 2609 किलोमीटर है। तो सबसे पास में है इन ऑप्शन में से मलेशिया, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपके कह सकते हैं 27 जनवरी पहली सेट में पूछा गया है। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो इनमें कर्क रेखा से जो सबसे दूर शहर पूछा गया, जैसे गांधीनगर, रांची, अगरतला और भुवनेश्वर। तो साथियों कह सकते हैं जो भुवनेश्वर है साथियों, इन कह सकते हैं 4 शहरों में सबसे अधिक दूर है। जैसे भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कह सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, है ना, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होती हुई कह सकते हैं ये 8 राज्यों से होती है, और भारत को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांट देती है, याद रखना है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और कह सकते हैं तो भुवनेश्वर जो है सबसे अधिक दूर स्थित शहर है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा की जैसे पूछा जाए कि CM कौन है, तो नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक, याद रखना है, नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं, इम्पोर्टेंट है। और कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात जो है किस राज्य में है? तो साथ ही ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों ने गलत किया हुआ था। तो कह सकते हैं कि चित्रकूट एक जिला भी है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, तो कह सकते हैं। जबकि जो चित्रकूट जलप्रपात है साथियों, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। तो कह सकते हैं चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे है। यह जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है, और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात से की जाती है। तो किससे की जाती है? न्यागरा जलप्रपात से, इम्पोर्टेंट है। अगला है तो चित्रकूट कहाँ पर है जलप्रपात? ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कह सकते हैं जैसे नासिक गोदावरी है, नवसारी, नांदेड़ और निजामाबाद। तो नांदेड़ के बारे में भी पता हो गए, महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की समाधि बनी हुई, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी, यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे साथियों। तो कह सकते हैं यहाँ पे दिया है कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा कि जो नवसारी शहर है पूर्णा नदी पर स्थित है। तो नवसारी शहर इसमें स्थित नहीं है, ठीक है। जबकि नांदेड़ है, नासिक है, नांदेड़ है और निजामाबाद शहर गोदावरी के तट पर स्थित है, किंतु नवसारी जो है गुजरात में पूर्णा नदी पर स्थित है, याद रखना है। अगला है भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील जिसे लेगून कहते हैं, और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लेगून कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कह सकते हैं छिछली झील हो जाएगी या लेगून झील हो जाएगी। तो कह सकते हैं ये हो जाएगी चिल्का झील। तो भारत में सबसे बड़ी तो है ही चिल्का झील, ठीक है। और विश्व की पूछी जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील तो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। जैसे यहाँ पर दिया है पांगोंग सो तो लद्दाख में है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है ना। सांवर झील राजस्थान, सांवर खारी झील ये राजस्थान में है। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। तो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी
तटीय झील है, याद रखना है। और यह झील पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके लिए? पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता के लिए जानी जाती है। कि ध्यातव्य है कि 2018 में जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन या UNWTO ने उड़ीसा की चिल्का झील को उसकी प्राकृतिक सुंदरता एवं जैव विविधता के लिए दर्शनीय पर्यटन स्थल घोषित किया था। कब? 2018 में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो 10.01, 5.04 नहीं 10:01, ठीक है, और 5 अनुपात कह सकते हैं 0.4 या 1:1 या 4:05। तो कह सकते हैं इसका जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है वो 10:01 होता है। ठीक है, तो सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग ये 10:01 होता है। व्यवहारिक कृषि प्रयोजन के लिए खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ये होता है साथियों, याद रखना है। ठीक है, 20:30:1 में होना चाहिए। अगला है वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? तो NDRF हो जाएगा। कौन? NDRF। ठीक है, नेशनल कैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया मोचन बल कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन जो बल है उसे NDRF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। और जो नेशनल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है, इसकी NDRF की पहली महिला कमांडो बटालियन गढ़मुक्तेश्वर, कहाँ? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में स्थापित की गई है। पहली महिला कमांडो बटालियन जो है NDRF की, ठीक है, NDRF की, तो ये महिला बटालियन, ठीक है, तो कह सकते हैं महिला बटालियन ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। और जो हापुड़ है साथियों ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, याद रखना है, जबकि सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेष बल है जिसका गठन भयंकर आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य रासायनिक विकिरण, आपदा एवं भूकंप में फंसे लोगों को बचाने तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है। NDRF एक ऐसे सक्रिय एवं बहुअनुशासनिक बहुकुशल उच्च तकनीकी बल के रूप में कार्य करना है जो सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपट सके और साथ ही आपदाओं के प्रभावों का शमन करने में समर्थ हो। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ... भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो साथियों बॉक्साइट सबसे उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में सबसे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है साथियों बॉक्साइट। तो कह सकते हैं कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। किसका? उड़ीसा। और एल्यूमिनियम के प्राप्ति का स्रोत होने के कारण बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है, जिनमें प्रमुख है बॉक्साइट, फेल्सपार तथा क्रायोलाइट। तो कौन कौन? बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रायोलाइट। भारत में मिलने वाले ये सभी भस्म लैटेराइट प्रकार के हैं, जिनमें लाल व पीला लौहांश अधिक मात्रा में मिला रहता है। कैसा? लाल और पीला लौहांश, लोहे के अंश अधिक मात्रा में मिले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो साथियों जो एंथ्रेसाइट है ये सबसे उच्चतम गुणवत्ता का होता है। 90 से कह सकते हैं कि 95% कार्बन पाया जाता है इसमें साथियों, 90 से 95%। तो कह सकते हैं एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। और कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो यहाँ पे जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब है। तो कह सकते हैं नंबर 1 जैसे पीट कोयला। तो पीट कोयला का मतलब इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला है। सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट कोयले की बात करूं
तो कार्बन की जो मात्रा है 65 से 70% होती है। इसका रंग भूरा होता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भूरा कोयला भी कह देते हैं, लिग्नाइट को, याद रखना है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि बिटुमिनस। तो साथियों इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस को क्या कहते हैं? मुलायम कोयला भी कहा जाता है। और इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। जो हम लोग साथियों घरेलू उपयोग में अंगीठी में जो प्रयोग करते हैं वो बिटुमिनस कोयला होता है। कार्बन जो है इसमें साथियों वो 70 से 85% होता है। जबकि एंथ्रेसाइट जो है तो कह सकते हैं यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक, या कह सकते हैं 90 से 95% तक होती है। तो साथियों कह सकते हैं कि जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला साथियों वो हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। और कह सकते हैं कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। सबसे निम्न कोटि का तो पीट कोयला, ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। और हम लोग जो अंगीठी में प्रयोग करते हैं वो बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर एंथ्रेसाइट। सबसे निम्न कोटि का तो निम्न कोटि का पीट कोयला हो गया, और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, और हम लोग प्रयोग करते हैं बिटुमिनस को, जबकि सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कह सकते हैं निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की, चाहे दक्षिण भारत कह दे साथियों, इस जगह दक्षिण भारत भी कह सकता था। तो कह सकते प्रायद्वीप का मतलब क्या है, ठीक है। तो प्रायद्वीप का मतलब है वह क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो साथियों, उसे प्रायद्वीप। देखो भारत हमारा पश्चिम, ठीक है, दक्षिण और पूरब 3 ओर से जल से घिरा हुआ है साथियों का। तो ये जो क्षेत्र है हमारे भारत का, ये प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी है वो गोदावरी है साथियों। गोदावरी महाराष्ट्र में के नासिक में त्र्यंबकेश्वर गांव की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से महाराष्ट्र के नासिक जिले में, कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र यहाँ पे है साथियों। तो यहाँ से निकलकर और त्र्यंबकेश्वर गांव की पहाड़ी से जब निकलती है, ठीक है, और ये गोदावरी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कह सकते हैं गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत हो, चाहे दक्षिण भारत कह दे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तब भी गोदावरी हो जाएगी साथियों। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है साथियों, है ना। और जैसे गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबाई, कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबाई है। और इसे दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा, और वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध या बूढ़ी एक ही बात है, वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। जबकि दक्षिण भारत की गंगा, तो की आगे तो कावेरी हो जाएगी। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? कितनी लंबाई? 1465 किलोमीटर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से निकलती है। और महानदी की बात करूं तो 885 किलोमीटर लंबाई महानदी की है। और यह नदी सिंघावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो कौन सी? सिंघावा पर्वत श्रेणी महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और कह सकते हैं कि कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबाई, यह नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ? महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से। जबकि कावेरी 765 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के कह सकते हैं ब्रह्मगिरी चोटी है। तो कावेरी पश्चिमी घाट का कौन सा? ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज, जो भूजल होता है भूमि का जल रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो भूजल होता है रिसाव के कह सकते हैं कि द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो एक्वीफर, या बारिश का पानी, या तालाब, या अंतर्जलीय। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वीफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वीफर। तो जैसे ये है कि जल भृत या एक्वीफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है या परत है जहां भूजल एकत्रित होता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज होता है तो कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की
परतों के बीच होता है। इस जल को एक्वीफर या जलभृत कहा जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक्वीफर क्या है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की देखिए साथियों कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल सिंध, ठीक है, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी है। कल्याणी नहीं है साथियों, तो इसका आंसर कल्याणी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो यमुना है साथियों, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। जैसे हम बात करें कि अपने उत्तर प्रदेश की, तो साथियों कह सकते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों जैसे गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती हैं और इस प्रकार कह सकते हैं बलिया से बिहार में चली गई, और यहीं पर सहारनपुर से यमुना आती हैं, और प्रयागराज में यमुना जो है, प्रयागराज में ये यमुना है साथियों, सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना गंगा में मिल जाती हैं। तो गंगा की, तो हम बात करें यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की कह सकते हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है। ये चंबल की, सिंध, बेतवा, कैन नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं साथियों, याद रखना है। तो कह सकते हैं गंगा, जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन, बेतवा और सिंध है। कल्याणी नदी गंगा की सहायक नदी, कल्याणी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो साथियों कह सकते हैं कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आपको हमने बताया था कि जो नर्मदा है साथियों, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एमपी के शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ी से कह सकते हैं निकल कर और इधर कह सकते हैं अरब सागर में गिर जाती है। कौन? नर्मदा। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी, है ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा भी जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा नहीं बनाती है। तो नर्मदा कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती? अरब सागर में। जबकि ये जो बाकी की नदियाँ हैं साथियों, जैसे यहाँ पे दी गई हैं, तो मैं इनकी बात करूँ, जैसे कावेरी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तो ये सब, जैसे साथी गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो याद रखना इसका आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी में स्थित श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहते हुए। तो नर्मदा कहाँ कहाँ साथियों? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करके भरूच के आगे खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, और कह सकते हैं कि जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रखना है। अब मैं बात करूँ काली मिट्टी, तो साथियों इसके बारे में यह है कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंगुर मिट्टी। और याद रखना है कि जो काली मिट्टी या रेंगुर है, ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके? इसमें कौन सी खेती? कपास की होती है। और काली मिट्टी सबसे अधिक जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर? सबसे काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र है। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो गुजरात करता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है। याद रखना, हड़प्पा में भी इसके साक्ष्य मिले हैं साथियों कपास के, गुजरात से। और ह्यूमस साथियों ये कह सकते हैं कि जीवांश होता है, जीवाश्म, जो पेड़ पौधे या कह सकते हैं जीव जंतु जब दब जाते हैं ज़मीन में, उन्हीं के अंश जो होते हैं उसे ह्यूमस बोलते हैं। और बांगर मिट्टी की बात करूं तो जो जलोढ़ मिट्टी है होती है साथियों, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ दो प्रकार की होती है, खांदर और बांगर। तो खांदर जब बाढ़ आती है तो नई परत जब जम जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है खांदर, और प्राचीन जो होती है वो बांगर होती है साथियों, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि काली मिट्टी के और भी अन्य नाम हैं, रेंगुर है, फरेल है, कपास मृदा है, ठीक है, काली कपास मृदा भी बोलते हैं। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोमट, मटियार, खादर, खादर तो नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ऊसर की बात करूं तो रेहे, बंजर, कल्लर, तो साथियों ये कह सकते हैं रेहे, बंजर, कल्लर ये ऊसर मृदा होती साथियों। और बलुई जो है इसे भूड़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूड़ मृदा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1869 में 1869 डॉट 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 नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी कह सकते हैं 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो साथियों सीधा सीधा स्वेज नहर। और स्वेज नहर जो है साथियों एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे
फर्डिनेंड, क्या नाम था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स, ठीक है। तो कैसे थे? इनके निर्देशन में हुई थी, फ्रांसीसी इंजीनियर थे, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर, और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। इसका नाम 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ। इसकी लंबाई कह सकते हैं 165 किलोमीटर है, चौड़ाई 48 मीटर तथा गहराई 10 मीटर है। 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। तो कब? 1869 में यातायात के लिए खोल दी गई थी। और कह सकते हैं वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण में है साथियों। 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण भी किया था। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो साथियों, तो ब्रह्म घाट पर करनाली से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा शारदा नदी। कौन सी? शारदा नदी। शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलाम हिमनस से निकलती है। यह प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये कहाँ से प्रवेश करती है शारदा? तो पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सीतापुर के बसरा या बैराम घाट के निकट पहुंचकर यह कह सकते हैं, तो सीतापुर के बसरा या बैराम घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली या घाघरा से मिल जाती है। कौन सी? शारदा नदी, याद रखना है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है? कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलाम हिमनस से निकलती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में शारदा कहाँ से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ मिलती? सीतापुर में बसरा या बैराम घाट के निकट करनाली या घाघरा में मिल जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम, तो साथियों गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव की पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है, ठीक है। तो कह सकते हैं गोदावरी, हमने आपको बताया भारत की सबसे बड़ी गोदावरी नदी गोदावरी दक्षिण भारत हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, या प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं, जिसका आबहवा तंत्र कह सकते हैं दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक नामक गांव की पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 1440 किलोमीटर प्रवाह कर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, ठीक है। पूर्णा, वर्धा ये पूछी जाती हैं। मंजरा या मंजीरा बोलते हैं, मंजरा, पैनगंगा, बैनगंगा इंपॉर्टेंट है, पैनगंगा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की, कई बार एग्जाम में आता है। पैनगंगा, बैनगंगा, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, सबरी ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील साथियों, तो बुलर झील है, ये कश्मीर में है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील कश्मीर में है। जबकि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो लोकटक झील है, ये मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की हो जाएगा मणिपुर लोकटक झील, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है, तैरता हुआ। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लोकटक झील में स्थित है। केबुल लामजाओ, याद रखना है। डल झील, ठीक है, ये कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, कह सकते हैं सबसे बड़ी तटीय झील है भारत की, ठीक है, यह लैगून झील। तो बुलर झील कश्मीर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और जो केबुल लामजाओ है ये संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। जो संघाई हिरन है साथियों, संघाई हिरन, ठीक है, संघाई हिरन याद रखना है। और संघाई हिरन के लिए, और यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है जिसको फुमडी बोलते हैं, फुमडी वनस्पति। कौन सी? फुमडी वनस्पति है साथियों यहाँ पर, ठीक है। तो फुमडी वनस्पति और संघाई हिरन, याद रखना। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, लोकटक झील मणिपुर में, याद रखना है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो साथियों अभी बताया था साथियों, जैसे कि हमारे भारत के 8 राज्य, गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो साथियों कह सकते हैं इसमें हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, याद रखना है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 अंश पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत में कह सकते हैं 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, ये पश्चिम से पूरब बता रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर है साथियों, तो उसे बोलते हैं, कह सकते हैं माउंट कंचनजंगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, देखो साथियों ऐसे ही याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी हिमालय की तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। उसके बाद केटू या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। उसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट है, उसके बाद में केटू या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद तीसरा कंचनजंगा हो जाएगा, साथियों याद रखना है। तो कह सकते हैं हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ है साथियों? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग भी दिया गया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, और दूसरे नंबर पर केटू या गॉडविन ऑस्टिन का स्थान आता है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर कंचनजंगा है साथियों, याद रखना है। तो एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी, और कह सकते हैं कि केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची है और पूर्णतः भारत की हिमालय में। तो नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य साथियों, पाक जलडमरू मध्य, याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में यहाँ पर कह सकते हैं पाक जलडमरू मध्य है। जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, और यहाँ है मन्नार की खाड़ी, मन्नार, ठीक है, तो मन्नार की जो खाड़ी है साथियों, ठीक है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो साथियों कह सकते हैं कि जल संधि का मतलब ही होता है, जल संधि की बात करूं तो जल संधि जो होती है ये 2 स्थल खंडों को अलग करती है। तो 2 स्थल खंड कौन से? एक तो भारत और एक श्रीलंका, ये स्थल खंड को अलग कर रही है और 2 जलराशियों को जोड़ती है। तो ये जलराशियाँ कौन कौन सी हैं? ये बंगाल की खाड़ी है इसे, और ये मन्नार की खाड़ी है। तो ये 2 जलराशियों को जोड़ रही है, ठीक है, और 2 स्थल खंड भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो जल संधि का मतलब होता है स्थल खंडों को अलग करना, 2 स्थल खंडों को, और 2 जलराशियों को जोड़ना। तो जलराशि बंगाल खाड़ी और मन्नार खाड़ी को जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है, या पाक जलडमरू मध्य। तो पाक स्टेट जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है, याद रखना है। अगला है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? तो साथियों चावल भारत में सबसे उत्पादन होता है ना, और विश्व में चावल के उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद, ठीक है, तो विश्व में दूसरा स्थान आ जाएगा साथियों। जबकि कह सकते हैं कि भारत में कुल फसलों में सबसे कौन सी फसल उपजाई जाती है? तो चावल उपजाई जाती है, ठीक है, और गेहूँ भी चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, याद रखना है। और भारत में दूसरे नंबर की सबसे फसल तो गेहूँ आ जाएगी। तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है और दूसरे नंबर पे गेहूँ का उत्पादन होता है साथियों। जबकि मैं बात करूं कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन, तो चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन है साथियों वो पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है चावल में, ठीक है। जबकि गेहूँ की बात करें तो गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन अपना यूपी करता है, गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन यूपी, उसके बाद पंजाब आ जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है साथियों। तो खरीफ की फसल जो है साथियों वो जून जुलाई में बोई जाती, कब? जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल, याद रखना है कब, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, कब? अक्टूबर नवंबर में जो खरीफ की फसलें हैं वो काट ली जाती हैं। तो गेहूँ जो चावल है किसकी? खरीफ की फसल है। यह भारत के कुल खेती योग्य क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र में उगाई जाती है, और तथा भारत में यह सर्वाधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। चावल भारत की आधे से अधिक आबादी का मुख्य भोजन भी है। तो जून जुलाई में खरीफ बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो साथियों भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी साथियों, ठीक है। तो जैसे कह सकते हैं, मैं बात करूं इधर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की, तो साथियों जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र है साथियों, हाँ, मानसरोवर झील से निकलती साथियों, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते, किसके नाम से, सांगपो के नाम से जानते तिब्बत में। उसके बाद चीन में जब जाती हैं तो यरलुंग जांगबो बोलते हैं। तो चीन में क्या बोलते हैं, चीन में यरलुंग 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 जांगबो यरलुंग जांगबो के नाम से चीन में जानते हैं। और चीन के बाद जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इनका नाम कह सकते हैं दिहांग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, दिहांग पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। और असम में ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उसके बाद उसके बाद बांग्लादेश में इन्हें जमुना के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में जमुना कहते हैं साथियों। तो तिब्बत में जब निकलती हैं मानसरोवर झील से, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो यहाँ पे कह सकते हैं जब सांगपो और अरुणाचल, चीन में यरलुंग जांगबो हो गई, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती हैं। तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। तो माजुली, जो माजुली है, ये माजुली जो द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में, याद रखना है। और जो ब्रह्मपुत्र है, ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, क्योंकि कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, कितनी, 2900 किलोमीटर है, याद रखना है, ठीक है। जबकि ब्रह्मपुत्र के समकक्ष और कौन सी नदी है, तो सिंधु जो है वो सिंधु है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र लगभग समान है। तो सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है, कितनी है, 2880, और ब्रह्मपुत्र की 2900 है। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएंगी, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत के बाहर है। जबकि गंगा उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती हैं, अलकनंदा भागीरथी। जबकि यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलकर, या ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं, से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई कह सकते हैं कि लगभग 2900 के समथिंग है, ठीक है, 2900, लेकिन भारत में यह केवल 1246 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली बनाती है, याद रखें, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। अगला है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो चंबल जो है साथियों, कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो यूपी एमपी राजस्थान से होकर बहती है, याद रखना है साथियों, यूपी एमपी राजस्थान इंपॉर्टेंट है साथियों। तो चंबल नदी जो है, कह सकते हैं मालवा पठार पर स्थित महोबा के निकट से निकलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश जिले में, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम चरमनबती है, ठीक है, चरमबती। जबकि मैं कल्पक्कम की बात करूं, कल्पक्कम में क्या स्थित है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, याद रखना है। जबकि तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, रिफाइनरी, याद रखना है। तो कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह पुरातात्विक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर है साथियों। तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। तो देखो कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी, और 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी थी। हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। 1966 में निर्माण पूरा हो गया था।
अगला है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ ये बताया गया है कि केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती, ठीक है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति घूमती है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का अक्ष लंबवत स्थिति से 3.5 अंश झुका है और पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दिन एवं रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दिन रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती और सर्वत्र दिन और रात बराबर होता, याद रखना है। अगला है जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य कह सकते हैं किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है। तो कह सकते हैं कि जब कार्बन सिंक जैसे वन रिपोर्ट आती है तो कार्बन के बारे में चर्चा भी की जाती है, तो वनों से संबंधित हो, किससे संबंधित हो जाएगा, वनों से, याद रखना है। कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया साथियों ये। तो कह सकते हैं वन ओब्लिक या पेड़ पौधे CO2 अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जब यह कहा जाता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है तो इसका अर्थ होता है वनों का विनाश हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लौह इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ पर है। तो टाटा स्टील एंड कह सकते हैं टाटा जो स्टील कंपनी है साथियों, टाटा स्टील, तो कह सकते हैं ये जमशेदपुर में है। कहाँ पर है, जमशेदपुर में है टिस्को, याद रखना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को कहते हैं। स्थापना 1907, वेरी इंपॉर्टेंट, 1907 जमशेदपुर में हुई थी। और कह सकते हैं कि यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, याद रखना है। तो कह सकते हैं साथियों आज के जो प्रैक्टिस सेट था साथियों हमारा, और कह सकते हैं कि इसमें हमने आपको 110 के बाद हमने 110 लास्ट क्लास में करा दिए 110 तक। उसके बाद अब इस क्लास में हमने 111 से लेकर 145 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है साथियों। अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें लास्ट क्लास होगी साथियों इस श्रृंखला की, ज्योग्राफी की। टोटल हमारे 185 जो क्वेश्चन हैं साथियों उनको हम कवर कर लेंगे साथियों, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और अपनी सफलता को कह सकते हैं अच्छे से प्राप्त करें।